मेरा पूरा नाम मुसलमान नहीं है, मेरा पूरा नाम भारतीय मुसलमान है, सनातनी मुसलमान। एक ऐसा मुस्लिम देश जहां हर घर में कुरान है, 5 वक्त की नमाज आसान बात है। अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिद। आजान की आवाज आपको हर गली में सुनाई देती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जरा कल्पना कीजिए उसी देश की सरकार खुद इस्लाम को मिटाने में लगी हुई हो। सुना अजीब लगा? क्योंकि ये कहानी वैसी नहीं है जैसी आपको टीवी या सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। और अगर मैं कहूं कि ये कोई यूरोपीय या क्रिश्चियन देश नहीं बल्कि एक मुस्लिम देश ही अपने धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आखिर एक मुस्लिम देश इस्लाम को खुद क्यों दबा रहा है? मस्जिदें बंद क्यों हो रही हैं? हिजाब पर रोक क्यों है? रोजा रखने पर सज्जा क्यों? और मोहम्मद नाम पर तक पाबंदी क्यों? ये सिर्फ कानून नहीं, एक सभ्यता का पुनर्लेखन चल रहा है। और इसका असर इतना बड़ा है कि अगर आपने ये कहानी पूरी नहीं सुनी तो आप दुनिया की सबसे खतरनाक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मिस कर देंगे। यही है आपका। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम देश की सच्चाई दिखाने वाला हूं अल्लाहु अकबर। जो अपनी ही धार्मिक पहचान को चुपचाप दफना रहा है। ये कहानी आपको हिलाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी कि क्या एक देश अपने ही धर्म को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मिटा सकता है। तो अब सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनटों में जानने वाले हैं वो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर छोड़ेगा। क्या धर्म से बड़ा राष्ट्र हो सकता है? और हाँ, अंत तक देखना, वरना आप आधी सच्चाई लेकर भ्रम में रह जाओगे। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आप हमारी ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हम सच में जानना चाहते हैं कि हमारे सनातन परिवार के योद्धा देश के किस किस कोने से हमें देख रहे हैं। तो बिना सोचे बस नीचे लिख डालिए, मैं देख रहा आपका शहर गांव से। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके दुनिया को यह साबित कर दो कि आज भी सनातन धर्म सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि गर्व से खड़ा है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपका एक लाइक हमें हजारों लोगों तक पहुंचा देता है। चलिए अब बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि यह देश कोई यूरोपीय या वेस्टर्न क्रिश्चियन कंट्री नहीं बल्कि एक मुस्लिम देश है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक ऐसा देश जहां की 98% आबादी इस्लाम को मानती है, लेकिन वहां पर मस्जिदों को बंद किया जा रहा है। हिजाब पहनना गैर कानूनी है। लंबी दाढ़ी रखने वालों को जबरदस्ती शेव करवा दिया जाता है। ईद जैसे त्योहार तक मनाने पर पाबंदी है। रोजा रखना तक बैन कर दिया गया है, खासकर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। यहां तक कि इस देश में मोहम्मद नाम रखना भी गैर कानूनी माना जा रहा है। अब सोचिए, क्या यह सब किसी इस्लाम विरोधी देश में हो रहा है? नहीं, ये सब कुछ हो रहा है उस देश में जो खुद को मुस्लिम कहता है, जिसकी सड़कों पर अजान गूंजती है, जहां लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी सरकार खुद इस्लाम को पब्लिक लाइफ से मिटाने पर तुली हुई है। आखिर क्यों एक मुस्लिम बहुल देश अपनी ही धार्मिक पहचान को कुचल रहा है? क्या ये एक जरूरी सेक्युलर रिफॉर्म है या फिर एक खतरनाक इस्लामोफोबिक एजेंडा? इस वीडियो में हम जानेंगे इस देश की पूरी कहानी, इतिहास, युद्ध, कट्टरपंथ और वो कड़वी सच्चाई जो शायद आपको झकझोर कर रख देगी। अब मिलिए उस देश से जो इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार है, ताजिकिस्तान। एक ऐसा देश जिसकी 98% आबादी खुद को मुस्लिम मानती है, जहां घर घर में कुरान है, जहां रमजान में रोजे रखे जाते हैं और जहां इस्लाम सदियों से लोगों की पहचान का हिस्सा रहा है। लेकिन यहीं आता है वो सदमे जैसा विरोधाभास। ताजिकिस्तान को आज दुनिया के सबसे इस्लामोफोबिक देशों में गिना जाता है। सोचिए, जहां बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम हो, वहां सरकार ने मस्जिदों को बंद करना शुरू कर दिया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे मस्जिद में प्रवेश तक नहीं कर सकते। स्कूलों और कॉलेजों में रमजान में रोजा रखना गैर कानूनी है। हिजाब पर सीधा प्रतिबंध, और जो लड़कियां इसे पहनती हैं उन्हें पब्लिक स्कूलों से निकाला जा सकता है। लंबी दाढ़ी रखने पर पुलिस पूछताछ कर सकती है। यहां तक कि हजारों मस्जिदें या तो बंद की जा चुकी हैं या ध्वस्त। सरकार के अनुसार ये सब आतंकवाद और कट्टरपंथ को रोकने के लिए जरूरी कदम है। पर सवाल उठता है, क्या ये कदम सच में सुरक्षा के लिए हैं
या फिर ये इस्लाम को सिस्टम से धीरे धीरे मिटाने की एक सोची समझी साजिश है? क्या यह है एक बहादुर सेक्युलर स्टेट का प्रयास जो धार्मिक कट्टरता से लड़ रहा है, या फिर यह है एक गहरा इस्लामोफोबिक एजेंडा जो खुद अपने लोगों की आस्था को कुचल रहा है? ताजिकिस्तान का यह विरोधाभास दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कोई देश मुस्लिम होते हुए भी इस्लाम के खिलाफ जा सकता है? अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? इस विरोधाभास की जड़ें कहां हैं? इसके लिए हमें झांकना पड़ेगा ताजिकिस्तान के इतिहास में, उस दौर में जब इस्लाम वहां आया भी नहीं था। ताजिकिस्तान को समझने के लिए हमें एक ऐसे दौर में लौटना होगा जब यहां इस्लाम का नामो निशान तक नहीं था। कभी यह इलाका था आधुनिक ईरान और भारत के बीच की सांस्कृतिक सेतु, जहां लोग न तो सिर्फ एक धर्म को मानते थे और न ही किसी एक पहचान से बंधे थे। ताजिक लोग पहले एनिमिज्म और नेचर वर्शिप में विश्वास करते थे। पेड़, पहाड़, सूर्य, जल, सब कुछ उनके लिए पूज्य थे। इसके बाद आया ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, एक ऐसा धर्म जिसमें अग्नि को पवित्र माना जाता है और अच्छाई बनाम बुराई का संघर्ष जीवन का मूल है। फिर समय ने करवट ली और इस क्षेत्र में फैली पर्शियन सभ्यता। ताजिकिस्तान की संस्कृति में ईरानी कल्चर की गहरी छाप पड़ी, भाषा, साहित्य, त्योहार, यहाँ तक कि पोशाकों तक में भी। लेकिन यही सब नहीं था। भारत की हिंदू और बौद्ध संस्कृति भी यहाँ तक पहुंची थी। अजीना तेपे मोनेस्ट्री आज भी ताजिकिस्तान की मिट्टी में मौजूद वो जगह है जहां आज भी शिव पार्वती की टूटी हुई मूर्तियां, सोए हुए बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं और भारतीय देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि एक समय ताजिक लोग भारत को ही स्वर्ग मानते थे। यहाँ की गुफाओं और मंदिरों की दीवारों पर आज भी महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। अब सोचिए, ये था वो ताजिकिस्तान जहां धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक गहराई का मेल था। इस्लाम यहाँ धीरे धीरे फैला नहीं, बल्कि तलवारों की धार और आक्रमणों की लहरों में लाया गया। अरब इन्वेजन, मंगोल अटैक और इस्लामिक साम्राज्यों की ताकत ने इस धरती की मूल पहचान को धीरे धीरे मिटाना शुरू किया। तो अब जब आज ताजिकिस्तान इस्लाम से दूरी बना रहा है, क्या यह उसकी मूल सांस्कृतिक जड़ों की ओर वापसी है? क्योंकि हकीकत यह है, इस देश की असली जड़ें इस्लामिक नहीं हैं, बल्कि एक गहरे पर्शियन और भारतीय विरासत में बसी हुई हैं। 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच ताजिकिस्तान की भूमि पर वह तूफान आया जिसने इसकी सांस्कृतिक आत्मा को हिलाकर रख दिया। अरब सेनाएं मध्य एशिया तक पहुंची, धर्म प्रचार के नाम पर, लेकिन हाथ में तलवार लेकर। यह कोई शांति का संदेश नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक विस्तार था, जहां हर गांव, हर शहर, हर सभ्यता को इस्लामिक साम्राज्य के रंग में रंगना अनिवार्य था। बौद्ध मठों को तोड़ा गया, ज़ोरोएस्ट्रियन आग के मंदिर राख कर दिए गए, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के सिर काट दिए गए। अजीना तेपे जैसी जगहें जो कभी अध्यात्म और शांति की प्रतीक थीं, वहां अब खड़ी की गई मस्जिदें और मदरसे। ऐसे ही एक स्थल की खुदाई में जब पंजिकन मस्जिद के नीचे हजारों साल पुरानी शिव और पार्वती की टूटी मूर्तियां मिली, तो इतिहास ने खुद गवाही दी कि यहाँ एक विविध संस्कृति को कैसे एक रूपता में बदला गया। ये सिर्फ धर्म नहीं बदला गया था, बल्कि भाषा, पहनावा, शिक्षा, त्योहार, सब कुछ। जिस सभ्यता ने सदियों तक भारतीय, ईरानी और बौद्ध मूल्यों का संतुलन बनाए रखा था, उसे एक ही धार्मिक पहचान में ढालने की कोशिश की गई और धीरे धीरे ताजिक पहचान को मुस्लिम पहचान में विलीन कर दिया गया। इतिहास, परंपराएं, लोक कथाएं, सब कुछ धूल में दबा दिया गया। यह बदलाव कभी स्वाभाविक नहीं था, बल्कि राजनीतिक दबाव और धार्मिक आक्रमण के जरिए थोपा गया। आज जब ताजिकिस्तान फिर से इस्लाम से दूरी बना रहा है, तो ये मत समझिए कि वो धर्म का विरोध कर रहा है। शायद वो अपनी खोई हुई पहचान, अपने मिटे हुए अतीत और अपने जख्मी इतिहास से फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब सोवियत यूनियन का झंडा ताजिकिस्तान की धरती पर लहराया, तो यहाँ की हर चीज को नया नाम और नया दिशा देने की कोशिश की गई, और सबसे पहले निशाने पर था इस्लाम। बोल्शेविक सरकार के लिए इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं था, वो इसे एक पिछड़ेपन की निशानी मानते थे। उनकी नजर में यह था एक ऐसा सिस्टम जो प्रोग्रेस और सोशलिज्म के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था, और इसीलिए शुरू हुआ एक प्रणालीगत युद्ध। मस्जिदों को बंद किया गया, कुरान को घर में रखना भी अपराध बना, इमामों को या तो निर्वासित कर दिया गया या फांसी पर चढ़ा दिया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ 10 सालों में सोवियत शासन ने 14,000 से ज्यादा मौलानाओं को खत्म कर दिया, मदरसे बंद कर दिए गए, शरिया कोर्ट्स को समाप्त कर दिया गया और बुर्का पहने महिलाओं को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया गया। इससे सोवियत यूनियन को लगा कि उसने इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंका है, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। जहां दमन होता है वहीं बगावत पनपती है। इस्लाम अंडरग्राउंड हो गया और लोगों ने इसे अब सिर्फ धर्म नहीं बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक बना लिया। मौलवी गुप्त रूप से शिक्षा देने लगे,
रमजान रातों में मनाया जाने लगा और धीरे धीरे इस्लाम एक ऐसी छाया बन गया जिसे कोई मिटा नहीं सका। यहाँ तक कि जब सोवियत यूनियन ने हुजूम नाम से महिलाओं को आधुनिक बनाने का कैंपेन चलाया तो उसका असर उल्टा हुआ। महिलाओं पर जबरन बुर्का उतरवाना, उन्हें स्कूल भेजना, रोजा और नमाज को रोकना, इससे जनता में और ज्यादा क्रोध और कट्टरता आ गई। इस्लाम को मिटाने की हर कोशिश ने उसे और मजबूत बना दिया। ये वो दौर था जब ताजिकिस्तान में धार्मिक भावना एक निजी विश्वास नहीं बल्कि सत्ता के खिलाफ एक हथियार बन चुकी थी। 1991 में जैसे ही सोवियत यूनियन का पतन हुआ, ताजिकिस्तान को मिली आजादी, लेकिन इस आजादी के साथ आया अराजकता का तूफान। देश में ना स्थिर सरकार थी, न मजबूत अर्थव्यवस्था और ना ही एक संगठित सेना। हर तरफ था एक पावर वैक्यूम और इस खाली जगह को भरने के लिए उठे 3 ताकतवर धड़े। 1. पूर्व कम्युनिस्ट नेता जो फिर से सत्ता हथियाना चाहते थे। 2. लोकतंत्र समर्थक समूह जो नई सोच और आजादी की बात करते थे। 3. और सबसे खतरनाक IRPT, इस्लामिक रेनेसांस पार्टी ऑफ ताजिकिस्तान, जो ताजिकिस्तान को एक शरिया आधारित इस्लामिक स्टेट में बदलना चाहता था। IRPT को सोवियत दौर में दबा दिया गया था। अब उन्हें खुला मैदान मिला था और उन्होंने इसे धार्मिक क्रांति का वक्त मान लिया। उन्होंने कहा, अब जब कम्युनिस्टों का राज खत्म हो गया है तो अब वक्त है अल्लाह के कानून को लागू करने का। यही बन गया सिविल वॉर का कारण। 1992 से 1997 तक ताजिकिस्तान एक खूनी गृह युद्ध में डूब गया। IRPT और उनके इस्लामिक लड़ाके पूर्व कम्युनिस्टों और कुलोब मिलिशिया से भीड़ गए। इस जंग में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आतंकी गुटों ने भी हस्तक्षेप किया। हर गांव, हर शहर युद्ध का मैदान बन गया। लाखों लोग बेघर हुए, 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। देश का सामाजिक ताना बाना टूट गया और लोगों के मन में उभर आई एक नई पहचान की उलझन। क्या हम मुस्लिम हैं? क्या हम ताजिक हैं? या बस युद्ध में फंसे हुए मोहरे? ये गृह युद्ध सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये थी एक जंग धर्म बनाम राष्ट्र की पहचान के बीच। आखिरकार 5 साल बाद शांति समझौता हुआ, पर यह सिर्फ बंदूकें शांत हुई थीं। विचारधारा की लड़ाई अब भी जिंदा थी। सिविल वॉर की तबाही के बाद ताजिकिस्तान को चाहिए था एक मजबूत, निर्णायक और कठोर नेता, और यही समय था जब सामने आया एक नाम, इमाम अली रहमोन। दक्षिण ताजिकिस्तान के कुलोब क्षेत्र से निकले रहमोन एक ऐसे समय में सत्ता में आए जब देश की आत्मा टुकड़ों में बंटी हुई थी। उनके सामने 2 विकल्प थे, या तो देश को धार्मिक अराजकता में डूबने दिया जाए या फिर एक कठोर सेक्युलर स्टेट की नींव रखी जाए, भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो। रहमोन ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने साफ कहा, इस्लाम तुम्हारा निजी विश्वास हो सकता है, लेकिन ताजिकिस्तान का राष्ट्रीय कल्चर कभी भी अरब या शरीयत आधारित नहीं होगा। हमारा कल्चर ताजिक है, पर्शियन है और हम उसे ही बचाएंगे। यहीं से शुरू हुआ रहमोन का एक मिशन, कट्टर पंथ को जड़ से खत्म करना। हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया क्योंकि ये विदेशी अरब पहचान मानी गई। लंबी दाढ़ी रखने वालों को जबरदस्ती शेव करवाया गया ताकि आइडेंटिटी कट्टरपंथियों से अलग हो। अरबी नामों पर पाबंदी ताकि नवजातों को ताजिक नाम ही दिए जाएं। ईद पर सार्वजनिक छुट्टियों और जुलूसों को सीमित कर दिया गया। स्कूल और कॉलेज में रोजा रखना गैर कानूनी करार दे दिया गया। अनरजिस्टर्ड मस्जिदों और मदरसों को बंद कर दिया गया। इस सब के पीछे एक ही सोच थी, अगर इस्लाम को राज्य और संस्कृति से अलग नहीं किया गया तो एक और सिविल वॉर अवश्य होगा। रहमोन ने खुद को एक सेवियर ऑफ सेक्युलर ताजिकिस्तान के रूप में पेश किया। उनके लिए धर्म नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान और स्थिरता सर्वोपरि थी, और इस सोच ने ताजिकिस्तान को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां इस्लाम पर्सनल फेथ तो बना रहा, लेकिन उसका पब्लिक और कल्चरल स्पेस लगभग खत्म कर दिया गया। जब रहमोन ने इस्लामिक कट्टरता पर लगाम लगाई तो उन्होंने सिर्फ पाबंदियां नहीं लगाई बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जन्म का अभियान भी शुरू किया। उन्होंने कहा, अगर ताजिकिस्तान को बचाना है तो उसे उसकी मूल पहचान वापस देनी होगी, वो पहचान जो इस्लाम से बहुत पहले अस्तित्व में थी। सरकार ने शुरू किया एक कल्चरल काउंटर अटैक, जहां अरबी प्रभाव को कम करके ताजिक और पर्शियन विरासत को फिर से जीवित किया गया। नवरोज, जो एक पुराना ज़ोरेस्ट्रियन पर्व है, अब देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार बन चुका है। हर साल स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में रंग बिरंगे कार्यक्रम, नृत्य और पारंपरिक गीतों के साथ इसे मनाया जाता है। स्कूलों में बच्चों को रुदा की और फिरदौसी जैसे फारसी कवियों की कविताएं पढ़ाई जाती हैं। उनकी लेखनी के जरिए बच्चों को बताया जाता है कि ताजिक लोग सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, वे एक हजारों साल पुरानी सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। सरकार का सीधा संदेश है, मुस्लिम रहो लेकिन ताजिक कल्चर को अपनाओ। हिजाब नहीं, ताजिक ड्रेस। अरबी नाम नहीं, पर्शियन पहचान। आज जब पड़ोसी अफगानिस्तान और पाकिस्तान अराजकता और कट्टरपंथ से जूझ रहे हैं, वहीं ताजिकिस्तान स्थिर, शांत और अपने कल्चर में रूटेड नजर आता है। ये सिर्फ नीतियों का नहीं बल्कि एक सभ्यतागत पुनर्जन्म का परिणाम है। अब सवाल उठता है,
क्या ताजिकिस्तान का यह मॉडल भारत में भी अपनाया जा सकता है? भारत में करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो न सिर्फ इस देश की संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि इसकी साझी विरासत के वाहक भी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भारत में भी कई मुसलमान अपने भारतीय मूल को भूलकर अरबी पहचान को ही असली इस्लामी पहचान मानने लगे हैं। हिजाब, अरबी नाम, विदेशी पहनावा और ऐसी रीति रिवाज जो कभी भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं रहे, ये सब आज धार्मिक पहचान के नाम पर अपनाए जा रहे हैं। लेकिन ताजिकिस्तान ने जो दिखाया है वो एक चेतावनी भी है और प्रेरणा भी। उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म तुम्हारा निजी मामला हो सकता है, लेकिन तुम्हारी सभ्यता ताजिक है। क्या भारत में भी हम ऐसा ही नहीं कह सकते? तुम इस्लाम मानो, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन खुद को भारतीय सभ्यता का हिस्सा मानो। त्योहारों में हिस्सा लो, लोक भाषाओं को अपनाओ और वो पहनावा पहनो जो तुम्हारे पूर्वजों का था, किसी और का नहीं। एक मुसलमान भारतीय हो सकता है और एक भारतीय मुसलमान, ये दो बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, ये एक दूसरे को मजबूत करती हैं। आज जब दुनिया भर में कई मुस्लिम देश कट्टरता के कारण टूट रहे हैं, ताजिकिस्तान एक रोल मॉडल बन चुका है। क्या हम इससे सीख नहीं सकते? अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलकर ऐसे ही जरूरी सवालों और सच्चाइयों पर बात करते रहें। आप देख रहे थे आज की सबसे अहम कहानी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।